हेलो बच्चों, वेलकम बैक। सो चैप्टर 0 एंड चैप्टर 1 को फिनिश करने के बाद अब मैथमेटिक्स के चैप्टर 2 की बारी है, जो कि है आपका पॉलिनोमियल्स। बट पॉलिनोमियल्स को समझने के लिए हमें पहले जानना होगा कि इक्वेशंस क्या होते हैं, ताकि हम लोग साइंस के साथ यानी अपने सराउंडिंग के साथ या फिर मैं कहूँ रियलिटी के साथ पॉलिनोमियल्स के जरिए हमें किस तरह कम्युनिकेट करना है, इसका बेनिफिट क्या है और इससे हम सही डायरेक्शन ऑफ एजुकेशन किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, उनके बारे में जान ले। ये चैप्टर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर हम यहाँ पर सिर्फ डेफिनेशंस को याद करें, पॉलिनोमियल्स में जीरो क्या होते हैं बस वो निकालने का मेथड देख लें और डिवीजन कैसे किया जाता है एज अ एल्गोरिदम उसको सिर्फ याद कर लें, तो इस चैप्टर का बेनिफिट सिर्फ हमें मार्क्स लाके दे सकता है, लेकिन नेचर के साथ कनेक्ट कैसे करना है उस चीज की जानकारी हमें नहीं देता है। तो यहां पर हमें पहले समझना होगा इक्वेशंस, ताकि हम इसको नेचर के साथ जोड़ के देख सकें, ताकि जब हम साइंस पढ़ें तो हम इन चीजों के जरिए नेचर से बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर सकें। तो इसके लिए हमें जानना होगा इक्वेशंस क्या होती हैं। तो अब देखो, चैप्टर 1 के अंदर मैंने आपको एक बात बताई थी कि नेचर से बात करने की एक भाषा है जो कि है मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स के जरिए हम नेचर से बात कैसे करते हैं, हम नेचर में हर चीजों को नंबर्स के साथ एसोसिएट करते हैं। जब हमने उन्हें नंबर्स के साथ एसोसिएट कर दिया तो हम उनके फ्लो को देखते हैं कि एक का फ्लो दूसरे के कंपैरिजन में किस तरह से नंबर्स के इंक्रीमेंट के साथ दूसरे का नंबर बढ़ रहा है। तो इन्हीं फ्लो को जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वास्तविकता में ये चीज किस तरह से बिहेव कर रही है, या फिर ये फ्यूचर में क्या होने वाला है, पास्ट में क्या हुआ था, इन चीजों को हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं। तो इन्हीं चीजों को जब हम क्रिएट करते हैं तो हमें एंड में जो चीज मिलती है हमने उसको नाम दिया है इक्वेशन। अब इसको समझते हैं। देखो, नाइन्थ ग्रेड में आप लोगों ने मोशन को एनालाइज किया था, यानी कि ऑब्जर्व किया था स्ट्रेट लाइन मोशन को, जहां पर आप लोगों ने कुछ कीवर्ड्स जो थे वो देखे होंगे, जैसे कि हम वी को रिप्रेजेंट करते हैं फाइनल वेलोसिटी के लिए, यू को इनिशियल वेलोसिटी के लिए, ए फॉर एक्सीलरेशन एंड टी फॉर टाइम एंड एस फॉर पोजीशन। यहां पर एस स्पीड नहीं है, पोजीशन है। तो ये टर्म्स हमने देखे थे और थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास आए थे, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड हमारे पास तीसरी इक्वेशन थी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। अब अगर इन तीनों को देखा जाए तो यहां पर हमें एक चीज समझ आएगी, और वो चीज क्या है कि यहां पर आप चलो पहली इक्वेशन को देखो। अगर पहली इक्वेशन में मैं कहता हूं कि चलो u की वैल्यू मैं लेता हूं 1 मीटर पर सेकंड और एक्सीलरेशन भी ले लिया मैंने 1 मीटर पर सेकंड, देन v इज इक्वल टू 1 प्लस टी। ये मेरे पास एक इक्वेशन आई जिसके जरिए मैं, अगर कोई पर्सन है जिसने अपनी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट करी और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से वो एक्सीलरेट कर रहा है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी का रिलेशन टाइम के साथ ये निकल कर आया। इसी रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। अब इसको करने की जरूरत क्या पड़ी, करने की जरूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि देखो, हम डेटा को ऑब्जर्व करना चाहते हैं। अगर मैं कहूं कि यहां पर टाइम के साथ अगर इसकी वेलोसिटी को देखें तो मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि यार अगर मैं टाइम का इनपुट 1 डालूंगा तो v एज आउटपुट 2 आएगा, टाइम का इनपुट 2 डालूंगा तो v एज आउटपुट मेरे पास 3 आएगा, टाइम का इनपुट 3 डालूंगा तो v का इनपुट 4 आएगा। तो टाइम का फ्लो, नंबर्स जैसे जैसे चेंज हो रहे हैं, आप देख सकते हो वेलोसिटी के भी नंबर्स चेंज हो रहे हैं, यानी कि वेलोसिटी भी टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो यहां पर आप एक का फ्लो देख रहे हो और दूसरे के फ्लो को दूसरे का फ्लो आपको एज अ रिजल्ट आपको मिल रहा है, और इन्हीं फ्लो को ऑब्जर्व करने से तो हमने इनके बीच में ये कनेक्शन पाया था। अब इसके जरिए मैं किसी भी वक्त पर उस पर्सन की वेलोसिटी को बता सकता हूं। तो पहला बेनिफिट तो इक्वेशंस बनाने का ये आया। दूसरी चीज हमारे पास ये आया कि जब हम इक्वेशंस को स्टडी करते हैं, देखो एक होता है कि हम डेफिनेशंस को याद कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन एक दूसरा होता है कि जब हम नेचर के साथ कनेक्ट होकर उसको स्टडी कर रहे हैं तो हमें नई नई चीजें देखने को मिलती हैं। और वो क्या मिलती है कि यार अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो एज पर द इक्वेशन मैं अगर t की वैल्यू यहां पर -3 डाल दूं तो v की वैल्यू आएगी 1 - 3 विच इज -2। अब इक्वेशन को देख के अगर अगर मैं डेफिनेशन वाली दुनिया को स्टडी करता हूं तो उससे मेरी गलती क्या होगी कि भाई इक्वेशन के हिसाब से तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी -2, बट क्या ये रियलिटी में एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा। ऑब्जर्वेशन का बेस्ट पार्ट ये है कि आप मैथमेटिक्स में जो नई चीजें जो अभी तक खोजी नहीं गई हैं उनको खोज पाओगे। और कैसे, जब मैंने ये देखा तो मैंने अपने आप से एक सही सवाल पूछा, और वो सही सवाल ये था कि टाइम कभी भी नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो टाइम में आप माइनस में नहीं जा सकते, यानी पास्ट में नहीं जा सकते हो, तो इसका मतलब टाइम की वैल्यू -3 डाल ही नहीं सकते, यानी कि एज अ इनपुट मैं टाइम को -3 नहीं दे सकता हूं। तो अगर मैं टाइम को -3 नहीं दे सकता हूं, इसका मतलब टाइम की वैल्यू 0 से लेकर आगे बढ़ेगी। इट मींस कि v की वैल्यू की भी एक लिमिटेशन आ गई, इसकी वैल्यूज में एक लिमिटेशन आ गई, और वो लिमिटेशन क्या निकल कर आई, वो लिमिटेशन ये निकल कर आई कि v की वैल्यू आपकी 2 से शुरू होगी और आगे बढ़ेगी।
यानी v की वैल्यू 2 से छोटी हो नहीं सकती है। और यही चीजें आप जैसे ही 11th ग्रेड में जाओगे ये कहलाएंगे आपके डोमेन, और मतलब जो आपने इनपुट की वैल्यूज थी उसको आप कहोगे डोमेन, और जो आउटपुट की वैल्यूज निकल कर आई उसको आप कहोगे रेंज। और फिर अगर हम आज भी याद करने वाली आदत रखेंगे तो 11th में जाके हम डोमेन और रेंज की भी डेफिनेशन याद किया करेंगे, बट नेचर के साथ उसको कनेक्ट नहीं करेंगे। तो इससे एक्चुअली में हमने सही एजुकेशन को ग्रैब नहीं किया। अब इक्वेशंस को बनाने की एक और नीड बताता हूं मैं आपको, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि अब चलो एक और चीज देख लो पहले। अगर आप दूसरी इक्वेशन को देखोगे, अगर पहली इक्वेशन को देखो, जितना टाइम बढ़ रहा था उसी के साथ v की वैल्यू बढ़ रही थी। अगर आप v और टाइम के ग्राफ को देखोगे, मान लो मैं एक ग्राफ बनाता हूं जिसमें यहां मैंने टाइम ले लिया, यहां पर वेलोसिटी ले ली, और मेरी इक्वेशन थी v इज इक्वल टू 1 प्लस टी। अब टाइम की वैल्यू जब 0 होगी तो v की वैल्यू 1 होगी, टाइम की वैल्यू 1 होगी तो v की वैल्यू 2 होगी, जब 2 होगी तो उसकी वैल्यू 3 होगी। तो यहां पर जो ग्राफ बन रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन बनकर निकल कर आएगा। अगर मैं दूसरी इक्वेशन को देखूं तो यहां पर मेरा टाइम जो है t की पावर 2 आ रही है। ध्यान से समझना इस बात को, t की पावर क्या आ रही है, यहां पर 2 आ रही है। और ये इक्वेशन हमने मोशन को एनालाइज करते हुए देखा था। वही अगर मैं s और t का ग्राफ बनाऊं, s और t का ग्राफ बनाऊं, और यहां पर u और a दोनों की वैल्यू 1 1 ले लेता हूं जो हमने लिया था, तो ये आएगा t प्लस टी स्क्वायर बाई 2। अब अगर आप टी की वैल्यू 0 डालोगे तो आपकी पोजीशन क्या निकल कर आएगी, ऑब्वियसली 0 निकल कर आएगी। तो दोनों पॉइंट्स यहां पर आ गए। जब टी की वैल्यू आप 1 डालोगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस 1/2 यानी कि 3/2 यानी कि 1.5। तो अगर टी की वैल्यू 1 है तो ये 1.5 है। अब ध्यान से देखो, फ्लो को देखो, आप टाइम के फ्लो को देख रहे हो, उसके साथ आपके पोजीशन का फ्लो किस तरह से रिलेटेड है, उस रिलेशन को देखते हैं। और यहां पर हमारा ग्राफ प्लॉट होना स्टार्ट होगा। टी की वैल्यू हम लेते हैं 2, तो 2 प्लस 2 स्क्वायर बाई 2 यानी कि आ जाएगा 4। यानी कि अब टाइम जब 2 पे गया तो मेरा पोजीशन 4 पे चला गया। ये 1.5 है तो 2 यहां होगा, 3 यहां होगा, 4 यहां होगा, ये यहां पर आ गया। और अब जब मैं इसका ग्राफ देख रहा हूं तो वो कुछ ऐसे कर्व टाइप का ग्राफ बनेगा। तो नोटिस कर रहे हो अगर आप, तो 1 सेकंड का जंप यहां पर, 1 सेकंड का जंप यहां पर। 1 सेकंड के जंप में पहले इसने 1.5 मीटर ट्रेवल किया था, लेकिन अगले 1 सेकंड के जंप में इसने 2.5 मीटर ट्रेवल किया है। तो देखो, नेचर को स्टडी करने में ये इक्वेशंस हमें बेनिफिट दे रहे हैं। लेकिन मैं एक्चुअली मैं ऐसे कहूं, यहां पे मैं कहूंगा मेरी लाइन गलत हो गई। हमने नेचर को जब स्टडी किया, उससे जब हमने इक्वेशंस बना ली, तो अब फ्यूचर में अगर मेरे पास कोई ऐसी इक्वेशन आएगी तो मैं समझ पाऊंगा कि यहां पर नंबर्स के फ्लो किस तरह से जा रहे हैं। तो मैं अपनी पहली लाइन पर वापस आऊंगा। नेचर में हमने हर चीज को नंबर्स दिए हैं, उन नंबर्स के फ्लो को जब हम देखते हैं तो उससे उसको स्टडी करते हैं तो हमारे पास इक्वेशंस आती हैं इस फॉर्म में, जिस फॉर्म के अंदर अगर आप देखो, जब मैंने v इज इक्वल टू 1 प्लस टी लिखा है तो यहां पर मेरा इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू फिक्स है, तो हमने एक नाम दे दिया कांस्टेंट। एक्सीलरेशन की वैल्यू फिक्स है तो उसको भी हमने क्या कहा, कांस्टेंट। बट यहां पर टाइम के आप मल्टीपल वैल्यूज ले सकते हो, क्योंकि आपने इक्वेशन बनाई है। तो आप यहां पर टाइम की वैल्यू डालोगे जिससे आपको v की वैल्यू मिलेगी। तो यहां पर इसकी मल्टीपल वैल्यूज हैं, तो अब मल्टीपल वैल्यूज हैं तो हमने इसको नाम दिया यहां पर वेरिएबल। क्या नाम दिया, वेरिएबल। वेरस v भी क्या है, मेरे पास एक वेरिएबल है। अब यहां पर एक और चीज समझने वाली है। अब देखो, यहां पर वेलोसिटी और टाइम को अगर आप ऑब्जर्व करो तो एक ऐसा ज्ञान जो हमारी बुक्स में नहीं है पर हम वो ले सकते हैं। वेलोसिटी, यहां पर वेलोसिटी फाइनल आउटपुट है और टी जो है एज अ इनपुट ले रहा हूं मैं, टी एज अ इनपुट ले रहा हूं। तो मैं यहां पर ये कह सकता हूं v इज इक्वल टू 1 प्लस टी। अब टी मेरा क्या है, इनपुट है, और इनपुट को मैं कहता हूं एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल तो है ही, मैंने आगे एक वर्ड लगा दिया इंडिपेंडेंट, और v को बोलता हूं डिपेंडेंट। अब जरा ब्रेक लो, एक छोटा सा पॉज लो और खुद सोचो मैंने ऐसा क्यों कहा है। उम्मीद करता हूं आपने पॉज लिया होगा, लेकिन अब मैं आंसर बताता हूं और अपने आंसर को मेरे आंसर के साथ मैच करना। और वो क्या है कि देखो, टी की वैल्यू आप डिसाइड कर रहे हो कि मैंने जब टी की वैल्यू ये लिया तो वी की वैल्यू ये निकल कर आई एज पर द इक्वेशन, या फिर मैं कहूं एज पर द ऑब्जर्वेशन। जो इक्वेशन निकल कर आई उस इक्वेशन में टी की वैल्यू मैं ले रहा हूं, जिसके बेसिस पर मुझे फाइनल वी की वैल्यू मिल रही है। तो वी जो है वो टी पर डिपेंडेंट है। तो v क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल, और t क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन t की वैल्यू की भी आपकी एक लिमिटेशन है कि वो आप 0 से ही शुरू करोगे और आगे बढ़ोगे। और v के ऊपर क्या है, अपने आप डिपेंडेंट वेरिएबल पे एक रिस्ट्रिक्शन आ गई, या फिर मैं ये कहूं ऑटोमेटिकली इस रिस्ट्रिक्शन की वजह से, जिसको फ्यूचर में आप कंस्ट्रेंट बोला करोगे, उसकी वजह से इसकी वैल्यूज कहां से स्टार्ट हो रही हैं, 2 से शुरू हो रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। और इसी को आगे चल के 11th में आप डोमेन, और इसको आप आगे चल के नाम दिया करोगे रेंज। तो डोमेन और रेंज के जो मैथमेटिकल डेफिनेशंस हैं वो बड़ी अजीब सी लगती हैं, लेकिन आसान शब्दों में देखा जाए ऑब्जर्व करके तो कितनी आसानी से हमें समझ आ जाता है। तो ये है आपका फ्यूचर के लिए एक ईस्टर एग कि आप ये चीजें भी पढ़ने वाले हो। ठीक है, अब देखो,
अब यहां पर हम समझते हैं कि इक्वेशन बनाने की नीड क्या है, उस नीड को समझते हैं। तो देखो यहां पर उस चीज को समझाने के लिए यहां पर मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज पहले पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि अगर हम 10th के टाइमलाइन को देखें, अगर हम 10th के टाइमलाइन को देखें तो यहां पे पॉलिनोमियल जो है सेकंड चैप्टर है, बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका आगे आता है। तो वहां पर एक फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि मैं आपको कोऑर्डिनेट प्लेन आपने 9th में पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो मैं उसके उसके बेसिस पर आपको बस फटाफट एक बार डिस्टेंस फॉर्मूला समझा देता हूं। एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स कोऑर्डिनेट है ए और वाई कोऑर्डिनेट है आपके पास बी, ठीक है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया ए कॉमा बी, और फिर आपने एक स्ट्रेट लाइन बनाई, इसका एक्स कोऑर्डिनेट है सी और इसका वाई कोऑर्डिनेट है डी, ठीक है। आपको यहां से लेकर यहां तक की इस लाइन की लेंथ बतानी है। तो भाई देखो, जो आता है हम उसी का इस्तेमाल करेंगे, और इसके लिए हम लोग यूज करने वाले हैं पाइथागोरस का। क्यों करने वाले हैं? क्योंकि हम यहां पर आसानी से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं, ठीक है। अब उसके ऊपर और डिटेल में हम चैप्टर उसी में देखेंगे, आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले चैप्टर में देखेंगे, कौन सा नंबर है मुझे पता नहीं, लेकिन उसी में देखेंगे। बट यहां पर आप देखो इजीली एक राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हो। अब ए कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है कि यहां से यहां तक की लेंथ जो है वो ए के इक्वल है, और यहां से यहां तक की, यानी ओरिजिन से इस पॉइंट तक की लेंथ जो है वो सी है। तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी हो जाएगी? इस लेंथ में से ये लेंथ माइनस कर दो, तो ये आ गया सी माइनस ए। अब ये वाली जो लेंथ है और ये वाली जो लेंथ है देखो सेम है। सिमिलरली यहां से यहां तक की लेंथ आ जाएगी डी माइनस बी, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट है आपके पास सी कॉमा डी। सिंपल। आप देखो आपके पास ये लेंथ है, आपके पास ये लेंथ है, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम इसकी लेंथ बता सकते हैं, जो कि आएगा डिस्टेंस, मैं इस लेंथ को डी से रिप्रेजेंट करता हूं, डिस्टेंस, ठीक है, इज इक्वल टू डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी माइनस बी का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर सी माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर हटाऊंगा, यहां पर आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा। आप इसको ऐसे लिख लो x2 कॉमा y2, इसको लिख लो x1 कॉमा y1। लो भाई यहां पर फॉर्मूला आपका डिस्टेंस फॉर्मूला आ चुका है, जो कि है, चाहे आप y को पहले लिखो, इसको आगे पीछे लिखो, फर्क नहीं पड़ता है। तो y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू योर डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। ये मुझे इसलिए बताना पड़ा क्योंकि जो एग्जांपल मैं देने जा रहा हूं उसमें इसकी नीड पड़ेगी, इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइमलाइन को ब्रेक किया और ये आपको मैंने पहले बता दिया, ठीक है। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं कहूं कि यार एक बच्चा है, ठीक है, जो कि एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। अब जब वो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो उस सर्कुलर पाथ पे जो जो पॉइंट्स आते हैं उसके कोऑर्डिनेट्स में जानना चाहता हूं, उसके कोऑर्डिनेट्स में जानना चाहता हूं, ठीक है। अब मैं कहूंगा एक बच्चा गोल गोल घूम रहा है, उसके कोऑर्डिनेट जान के मैं क्या कर लूंगा, उससे मुझे क्या ही बेनिफिट मिलेगा। लेकिन उस छोटी सी एनालिसिस से आगे चल के हम लोगों ने जीपीएस नेविगेशन को समझने में मदद मिली। अब कैसे मिली? क्योंकि देखो, जब हम किसी भी चीज को सीख रहे होते हैं, अपने आसपास की दुनिया में देखते हैं और उससे फिर एक बड़ी चीज को क्रिएट करते हैं। सिंपल, उस सर्कुलर मोशन को एनालाइज करने से ही हम लोग यहां पर क्या कर सकते हैं, हम जीपीएस सिस्टम काम कैसे करता है ये चीज हम ढूंढ सकते हैं। कोई भी चीज बहुत बड़ी ऐसे रॉकेट साइंस जैसी नहीं होती, चीजें बड़ी सिंपल होती हैं। इट्स जस्ट कि हमने ये मानना स्टार्ट कर दिया है कि वो चीज डिफिकल्ट है और वो हमारे लेवल से ऊपर की है, ऐसा नहीं होता है। तो अब देखो, अब एक बच्चा है जो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, ठीक है, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। और अब ध्यान से देखना, तो हमने कहा ये उसका सेंटर है, सर्कल का सेंटर है। हमने कहा कि यार इस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, मुझे हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो कोऑर्डिनेट्स जानने के लिए आपको क्या चाहिए? एक कोऑर्डिनेट फ्रेम चाहिए कि कहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हो। तो उसके बेसिस पर ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, हर पॉइंट के अगर मुझे कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो अब ध्यान से अपने आप से एक सही सवाल पूछो कि यार इस सर्कल के सरकमफ्रेंस पर कितने पॉइंट होंगे। अगर मैं कहूं कि एक लेंथ है, ठीक है, जो जिसपे मैं यहां पे 0 लिख देता हूं, यहां 1 लिख देता हूं, तो हर पॉइंट एक कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं कहूं कि 0 से 1 के बीच में कितने नंबर्स हैं, उतने ही कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होंगे यहां पर। तो कितने पॉइंट्स होते हैं दो नंबर्स के बीच में? तो जवाब क्या है? इनफाइनाइट पॉइंट है। अब अगर मैं सारे कोऑर्डिनेट्स को लिखना चाहूं तो मेरे लिए ये पार्ट हो जाएगा इम्पॉसिबल। अगर मुझे सारे पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स लिखना है, और कोऑर्डिनेट्स यानी कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, उसी को हम लोग कहते हैं सेट बोलते हैं, इसीलिए 11th का पहला चैप्टर आपका सेट के ऊपर है, ठीक है। अगेन एक ईस्टर एग 11th ग्रेड के लिए। तो अब अपने आप से मैंने पूछा कि सारे पॉइंट्स को मुझे एज अ इंफॉर्मेशन मुझे लिखना है, लेकिन यहीं पर मेरे लिए एक लिमिटेशन आ जाती है कि एक ह्यूमन लाइफ तो फाइनाइट है और इस सरकमफ्रेंस के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। अगर मैं एक पॉइंट लिखने में 1 सेकंड का भी वक्त लेता हूं तो सारे पॉइंट लिखने के लिए तो मुझे इनफाइनाइट टाइम चाहिए, बट मेरी लाइफ तो लिमिटेड है। अब उस लिमिटेड लाइफ में मैं इनफाइनाइट पॉइंट्स को कैसे लिख सकता हूं, और इसका फिर तो कोई भी फायदा नहीं है। तो ह्यूमंस ने सोचना स्टार्ट किया कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग इनफाइनाइट पॉइंट्स,
अगर मैं इस सर्कल के कैरेक्टर को समझूं और उस कैरेक्टर से एक इक्वेशन बनाऊं और उस इक्वेशन को जो कोऑर्डिनेट पॉइंट मैच करेगा वो सर्कल पे लाई करता होगा, जो नहीं करेगा वो सर्कल पे लाई नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है, अब हमारे पास एक नया आइडिया है। उस आइडिया के लिए हमें नेचर से क्या करना होगा, राइट वे में आगे बढ़ेंगे। नेचर में जिस परिस्थिति को आप देख रहे हो उसको ऑब्जर्व करेंगे, इस सर्कल के कैरेक्टर को समझेंगे और उसके बेसिस पर मैथमेटिकली कम्युनिकेट करके उस जवाब तक पहुंचेंगे जो कि हमें नेचर खुद ब खुद देगा। और वो क्या है कि यार चलो सेंटर पॉइंट ये तो मूवेबल नहीं है, ये तो फिक्स है। तो हमने कहा कि यार भाई यहां पर मान लो h लेंथ की दूरी पर है और y में ये k लेंथ की दूरी पर है, तो इसका कोऑर्डिनेट आ गया h, k। अब ये क्या हो गया मेरे लिए, नोन हो गया। ये क्या है मेरे लिए, नोन है। अब मैंने कहा कि यार रेडियस जो है वो भी नोन है। भाई रेडियस तो हम मेजर कर लेंगे, ठीक है। रेडियस की लेंथ हम लोगों ने क्या किया, मेजर कर लिया कि भाई ये सर्कल है, इसके रेडियस की लेंथ इतनी है। अब उसके बाद हमने कहा कि यार इनफाइनाइट पॉइंट है, एक काम करो सर्कल के कैरेक्टर को देखो। सर्कल का कैरेक्टर क्या है, सर्कल का कैरेक्टर ये है कि यार इस सर्कमफ्रेंस पे मौजूद हर एक पॉइंट सेंटर से अगर आप कंपेयर करोगे, सेंटर से अगर ऑब्जर्व करोगे तो उसका डिस्टेंस जो है वो एग्जैक्टली सेम आएगा हर बार। अगर मैं पॉइंट ए की बात करूं तो पॉइंट ए का सेंटर से जो लेंथ है वो रेडियस के बराबर आएगा, यही सर्कल का कैरेक्टर है, ठीक है। अगर मैं पॉइंट बी को लेता हूं तो इसकी डिस्टेंस भी रेडियस से, सेंटर से क्या आएगी, आर के बराबर रेडियस के। पॉइंट सी की बात करूं, ये भी देखो आर के बराबर, डी की बात करूं आर के बराबर, ई की बात करूं, एफ की बात करूं, यानी कि सर्कल पे मौजूद हर एक पॉइंट कांस्टेंट डिस्टेंस पे रहेगा सेंटर से। और यही से हमने कहा कि यार देखो अब समझो बात को कि यार एक्स वाई तो हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हमें एक्स वाई यानी कि उस वेरिएबल को कैसे चूज करना है जिसके ऊपर आप निरीक्षण कर रहे हो या जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसके कैरेक्टर से जोड़ के देखना है। तो सर्कल का कैरेक्टर दिख गया। अब हमने कहा कि लेट एक्स कॉमा वाई ये वो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये वो कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि सर्कल के सरकमफ्रेंस पर लाई करेंगे, सर्कल के सरकमफ्रेंस यानी कि उस पाथ पर लाई करेंगे, ठीक है। दे विल लाई ऑन द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो अब ये एक्स कॉमा वाई कैरेक्टर जो है इनका वो डिफाइन कर दिया गया है, यानी कि कोई भी पॉइंट एक्स कॉमा वाई है वो पॉइंट क्या है जो सर्कल पे लाई कर रहा है। और एक्स कॉमा वाई के वैल्यूज हमें नहीं पता है, इसलिए ये क्या है मेरे लिए, इसमें आप मल्टीपल वैल्यूज डाल सकते हो, इसलिए क्या है ये मेरे लिए वेरिएबल है। और अब देखो बड़े ही आसान से वे में कि अगर एक्स कॉमा वाई सर्कल पे लाई करेगा तो उसका जो डिस्टेंस होगा सेंटर से वो क्या होगा, रेडियस के बराबर होगा। और आर की वैल्यू भी मेरे लिए नोन है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मेरे लिए नोन है। तो डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करते हैं और वो क्या है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो यहां पर मेरे पास आता है y माइनस k का होल स्क्वायर प्लस x माइनस h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। और ये है आपकी सर्कल की इक्वेशन जो कि आप अगेन 11th ग्रेड में पढ़ते हो, लेकिन कितनी आसानी से हमें ये बात समझ आ गई। अब इसी इक्वेशन को अगर मैं देखूं तो यहां पर y का रिलेशन x के साथ है, x के फ्लो को देखा जाए उसके बेसिस पर आप y के फ्लो को ऑब्जर्व कर सकते हो, या फिर आप कह लो x का इक्वेशन y के साथ बना लो, y के फ्लो को देखो, इससे आपको x का फ्लो समझ आएगा। तो आप इसको अब और बेटर वे में स्टडी कर सकते हो। अब मैंने इसको जीपीएस नेविगेशन के साथ जोड़ा था, इक्वेशन बनाने का रीजन समझ आया, इनफाइनाइट डेटा हम नहीं लिख सकते। अब मैं कहूं कि यार x कॉमा वाई में ये वाला कोऑर्डिनेट ले लो, x कॉमा वाई, ठीक है। अगर आप मान लो जो भी कोऑर्डिनेट है जो सर्कल पे लाइन नहीं करता है, अगर वो वाला नंबर इस इक्वेशन में डालोगे तो उसका तो डिस्टेंस इसके साथ जो होगा वो ग्रेटर देन रेडियस आएगा। इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट सर्कल पे लाई नहीं करता है। अगर सर्कल के अंदर का कोई पॉइंट ले लोगे, ठीक है, एक्स कॉमा वाई में आपने इस अंदर का कोई कोऑर्डिनेट डाल दिया तो वो लेस देन आर आ जाएगा, यानी कि वो जो लेंथ आएगी वो, आगे मैं लेंथ लिख रहा हूं, लेंथ विल बी लेस देन आर, इसका मतलब वो भी सर्कल पे लाई नहीं करता है। तो इक्वेशन का बेनिफिट देखा आपने। अब इस इक्वेशन के जरिए मुझे इनफाइनाइट पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं, आप कोई सा भी कोऑर्डिनेट बोलोगे इस इक्वेशन में डालूंगा। अगर ये इक्वेशन इक्वल टू में आती है मतलब सर्कल पे लाई करता है, नहीं आती है इसका मतलब सर्कल पे लाई नहीं करता है। आप समझ आया ये चीज। अब इक्वेशंस की एक और अब इसी चीज को मैथमेटिशियंस ने कैसे यूज किया वो देखते हैं, ठीक है। अब मैं कहता हूं एक सिंपल ऑब्जर्वेशन करते हैं, और वो ऑब्जर्वेशन क्या है, ठीक है। कई बच्चों को लग रहा होगा अभी तक हम इन द सिलेबस नहीं आए हैं, लेकिन यकीन मानो ये सिलेबस का ही पार्ट है। हम बस एक्चुअल ऑब्जर्वेशन को स्किप कर देते हैं, इसलिए हम चीजों को याद करते हैं और आपका चैप्टर यूं खत्म होगा ये वाला, और बहुत ईजी सा चैप्टर बनेगा। अब हम कहते हैं कि यार मैं ए पॉइंट पे खड़ा हूं, मेरा दोस्त बी पॉइंट पे खड़ा है, और एक मेरा तीसरा दोस्त है वो सी पॉइंट पे खड़ा है, ठीक है। हमको सिर्फ इतना पता है इस ऑब्जर्वेशन को समझना कि मुझसे
एक खजाने को ढूंढ रहे हैं सपोज करो, या फिर मुझे एक लोकेशन पर जाना है, हम उसकी बात कर रहे हैं, तो मुझे सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन है कि यार वो जो लोकेशन है वो मुझसे 1 किलोमीटर की दूरी पर है, 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मैं क्या करता हूं, मैं 1 किलोमीटर के रेडियस बनाता हूं और उस 1 किलोमीटर के लिए 1 किलोमीटर के दायरे में एक सर्कल बना देता हूं। क्यों? क्योंकि ये वो सारे पॉइंट हैं जो मुझसे 1 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ये पॉइंट भी 1 किलोमीटर की दूरी पर है, तो ये पॉइंट भी 1 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, यानी कि ये सारे पॉइंट जो है मुझसे 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये कैसे समझे? सर्कल के कैरेक्टर से। और जो मेरा दोस्त जो दूसरा दोस्त है बी, ठीक है, इसको ये पता है कि यार मैं जहां खड़ा हूं वो पॉइंट जो है, जहां मुझे भी वहीं जाना है, इसको भी वहीं जाना है और सी को भी वहीं आना है, बट हम 3 अलग अलग दिशाओं से आ रहे हैं। बट वो पॉइंट जो है मुझसे 2 किलोमीटर की दूरी पर है, तो मैं इसी का डबल ले लेता हूं। ये यहां तक, ये यहां तक, अप्रोक्सीमेटली यहां तक। तो यहां से अगर मैं सर्कल बनाऊं, थोड़ा रफ हैंड है बट ये 2 किलोमीटर की रेडियस वाला सर्कल है, 2 किलोमीटर, यानी कि ये सारे पॉइंट मुझसे 2 किलोमीटर की दूरी पर हैं। अब जरा इस चीज को ऑब्जर्व करो बिफोर हम सी पर जाएं। वो जिस लोकेशन पे मुझे जाना है वो मुझसे 1 किलोमीटर दूर है और बी से 2 किलोमीटर दूर है। और अगर आप इन दोनों सर्कल के उन पॉइंट्स को देखो जहां पर ये दोनों एक दूसरे से मीट कर रहे हैं, तो आपको समझ आएगा ये दोनों वो पॉइंट्स हैं जो कि मुझसे 1 किलोमीटर दूर हैं और बी से 2 किलोमीटर दूर हैं। मुझसे 1 किलोमीटर दूर है और बी से 2 किलोमीटर दूर है। यानी कि जहां पहले अगर मैं बी की इंफॉर्मेशन का यूज ना करूं, सिर्फ ए की इंफॉर्मेशन को देखूं, तो पहले मेरे पास इनफाइनाइट पॉइंट थे, अब मेरे पास 2 पॉइंट है। तो अब हमने कहा कि यार सी का भी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, सी के इंफॉर्मेशन को भी देखते हैं, तीसरे पे चलते हैं। सी ने बताया कि यार वो जो चीज है मुझसे वन यहां पे जो भी लेंथ होगी, ठीक है, इसके मेजरमेंट हमें करनी होती है। ठीक है, तो सी ने बोला कि 1.2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहां पर सी से 1.2 किलोमीटर का हमने वो लिया, डिस्टेंस लिया, और हमने क्या किया, यहीं से गुजरता है, ऐसे एक सर्कल बना लिया। 1.2 किलोमीटर का यहां पर रेडियस है। ठीक है, अब पॉइंट क्या निकल कर आता है? अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो जहां मेरे पास पहले इनफाइनाइट पॉइंट थे, एक के डेटा से दूसरे के डेटा से अब मेरे पास 2 यूनिक पॉइंट आ गए, और तीसरे की वजह से मेरे पास वो फिक्स पॉइंट आ गया कि यार इसकी लोकेशन जहां हम तीनों को जाना है वो यही है। अब ये पॉइंट यहां से 1 किलोमीटर है, सी वाले से 1.2 है और बी से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, और हमने उस पर्सन की लोकेशन को ढूंढ लिया। अब सपोज करो ये इसके बीच में, ठीक है, इसको जूम करो बड़ा सा, ए बी सी 3 सैटेलाइट्स हैं। ए बी सी आपके 3 सैटेलाइट्स हैं। अर्थ पे आप खड़े हो अपने फोन को लेके जिसमें जीपीएस का एंटीना लगा हुआ है। ठीक है, अब जीपीएस काम कैसे कर रहा है? सैटेलाइट ए, सैटेलाइट बी, सैटेलाइट सी, तीनों एक वक्त पर एक साथ अपने वेव्स को छोड़ रहे हैं, जिससे कि वो आपके जीपीएस एंटीना से टकरा के या फिर रिफ्लेक्ट करके इतना बता रहा है कि उस सैटेलाइट से इस फोन की दूरी कितनी है। वो ये नहीं बता रहा कि आपकी पोजीशन क्या है। इंडिविजुअल सैटेलाइट पे देखते हैं, सैटेलाइट ए से सिर्फ ये पता चला कि दूरी कितनी है। ठीक है, सैटेलाइट बी से भी पता चला कि भाई दूरी कितनी है, क्योंकि ये तीनों अलग अलग लोकेशन पर है। सी से भी ये पता चला कि इस फोन की दूरी उस सी सैटेलाइट से कितनी दूर पर है। तीनों ने अपनी दूरी बना ली और तीनों ने फिर क्या किया, एक वर्चुअल कंप्यूटर के अंदर एक वर्चुअल स्फेयर बना दिया। सर्कल की जगह वहां पर उन्होंने क्या किया, स्फेयर बना दिया। जहां पर स्फेयर तीनों स्फेयर्स को इंसाइड करेंगे, जहां पर तीनों स्फेयर को इंसाइड करेंगे, ठीक है, वो पॉइंट क्या हो जाएगा, आपकी लोकेशन हो जाएगी। तो 3 सैटेलाइट्स के डेटा को सिर्फ एक स्फेयर बनाया। स्फेयर की इक्वेशन आप लोग 12th में पढ़ोगे, जो कि सर्कल की इक्वेशन जैसी ही होती है। तीनों इक्वेशंस को जस्ट क्या किया, आप इक्वेशंस को सॉल्व करते हो ना, आपने पढ़ा ही है कि इक्वेशन ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो जस्ट सॉल्व कर दो, आपको वैल्यू मिल जाती है। कंप्यूटर ने ये काम सेकंडों में किया और आपकी पिन पॉइंट लोकेशन वहां पर उनको पता चल गई, और वो डेटा फिर आपके फोन पे फेच कर दिया गया कि ये डेटा है, आपकी लोकेशन ये रही। और इसी तरह से जीपीएस वर्क करता है। कितनी सिंपल सी गणित है। सोचना स्टार्ट किया जाए ना तो हम अपनी बेसिक मैथमेटिक्स के जरिए बड़े बड़े काम कर सकते हैं, लेकिन हम राइट ट्रेनिंग नहीं देते हैं अपने आप को, इसलिए हम सिर्फ एम्प्लॉय बनते हैं। हम जीपीएस जैसी चीज को खुद भी बना सकते थे पुराने टाइम पे, लेकिन उनको अदर कंट्रीज ने पहले बना लिया। आज हम भी बना रहे हैं, आज हमको उसके पीछे का विज्ञान भी पता है, लेकिन हम दूसरी कंट्रीज से लेट हो गए, जिसकी वजह से उनकी टेक्नोलॉजी हमेशा हमसे एडवांस रहेगी। और क्योंकि एडवांस रहेगी तो अदर कंट्रीज एज अ कस्टमर उसके लिए वर्क करेगी, जिसकी वजह से अर्निंग उनकी ज्यादा होगी, अदर कंट्रीज की कम होगी, इसलिए वो उस पर हमेशा डिपेंडेंट रहेंगे। अब जीपीएस हमें लगता है कि सबका अपने देश का होता है, नहीं, जीपीएस जो है वो सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है, जिसकी वजह से उसके सैटेलाइट्स बहुत सारे हैं और हम जीपीएस पे डिपेंडेंट है। इसका मतलब हमारी अपनी प्राइवेसी हम उसके हाथों में सौंप रहे हैं खुद से। अब अगर इंडियंस
खुद से इसको बनाना स्टार्ट करें। सिर्फ जीपीएस बनाने की बात नहीं है, हमको हर चीज को समझने की अगर हम आदत डालेंगे तो हम क्रिएटर बनेंगे, हम फंड्स को अपने यहां ज्यादा जनरेट करेंगे, जिससे कि हम उनसे ज्यादा सैटेलाइट्स को, अपने सैटेलाइट्स वहां पे छोड़ें, जिससे कि क्या हो सकता है कि आगे चल के उनका जीपीएस नहीं, हमारे भारत का जो नेविगेशन सिस्टम है वो वर्ल्ड पे डोमिनेट करना स्टार्ट करे और उनकी डोमिनेंस कम होगी, हमारी बढ़ेगी और हमारा सर्वेलेंस सिस्टम या हमारे देश की सिक्योरिटी और ज्यादा एडवांस और एनहांस हो सकती है। इस वे में हमें चीजों को कनेक्ट करना है और इससे हमें एक क्यूरियोसिटी भी मिलती है, एक मोटिवेशन भी मिलता है पढ़ने का। और देखो सिंपल इक्वेशन ही तो समझ रहे थे, इक्वेशन से सर्कल की इक्वेशन ही तो बनाई और सर्कल की इक्वेशन बना के जीपीएस नेविगेशन तक हम पहुंच गए। इट मींस एवरीथिंग इज कनेक्टेड। हमें सिर्फ इन चैप्टर्स को चैप्टर समझ के याद नहीं करना है, हर चैप्टर को जब मैं पढ़ूं तो एक मोटिवेशन मिले कि मैं इससे कुछ नया क्रिएट कर सकता हूं इस चीज का, और वो देता है, बट हमने लेने की आदत नहीं बनाई है। इसीलिए ऑलवेज आस्क द राइट क्वेश्चन, आप खुद ब खुद वो हैबिट जनरेट करना स्टार्ट कर दोगे। तो आप देखो इक्वेशंस हमने देख ली, ठीक है, और इक्वेशंस बनाते क्यों हैं ये भी हमने देखा। अब नेचर में जब हमने नेचर को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो मल्टीपल टाइप की इक्वेशंस, मल्टीपल वे में इक्वेशंस हमने देखनी स्टार्ट करी। कुछ इक्वेशंस हमारी ऐसी थी जैसे कि एक्स क्यूब प्लस 4x² प्लस 3 प्लस 3 ही रहने दो, ठीक है। कुछ इक्वेशंस इस तरह से नजर आई, y इज इक्वल टू, ठीक है, कुछ इक्वेशंस आई y इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, या फिर y इज इक्वल टू साइन एक्स बाई सेक स्क्वायर एक्स का पावर में 1/3, ठीक है। तो इस तरह की इक्वेशंस हमें नेचर में देखने को मिली, ठीक है। कुछ इक्वेशंस आई हमारे पास y इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 3x अपॉन में e टू द पावर x। कुछ इक्वेशंस हमें ऐसी देखने को मिली, y इज इक्वल टू e टू द पावर साइन ln x, ठीक है। कुछ इक्वेशन ऐसी देखने को मिली, डिवीजन में कुछ डाल दो, x क्यूब डाल दो, लो, ठीक है। तो मल्टीपल वे में हमें इक्वेशंस मिल रही थी और हमने क्या किया, अब इनको क्लासिफाई करना स्टार्ट किया। ई मतलब यूलर नंबर होता है जो आप 11th में पढ़ोगे, ठीक है। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है, लॉगरिदमिक इक्वेशन, और इस तरह की जो इक्वेशन दिखने लगी उसको सिर्फ हमने नाम दिया। अब ये नाम देने का फायदा क्या है, ताकि आप बता सको कि कौन से टाइप की इक्वेशन है। तो इस तरह की इक्वेशन को हमने नाम दिया पॉलिनोमियल इक्वेशन, बस, ठीक है। तो अब पॉलिनोमियल इक्वेशन को स्टडी करने से जब भी मुझे नेचर में कोई एक ऐसा बिहेवियर देखने को मिलेगा जिसकी इक्वेशन इस फॉर्म में आ रही है, तो अगर मैंने इसको ऑलरेडी स्टडी कर रखा है तो उस डिस्कवर्ड इक्वेशन के जरिए मैं उस परिस्थिति के सारे कैरेक्टर्स को इजीली समझ पाऊंगा। इसलिए हम लोग इक्वेशंस को स्टडी करते हैं। पॉलिनोमियल इक्वेशन है, लॉगरिदमिक इक्वेशन है, इसको भी स्टडी किया जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को स्टडी किया जाएगा, एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को स्टडी किया जाएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को स्टडी किया जाएगा, इनवर्स इक्वेशंस को जो किसी भी चीज का विपरीत उल्टा होता है उन इक्वेशंस को स्टडी किया जाएगा। तो ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये सब नेचर में देखने को मिलता है, और जब नेचर में देखने को मिलता है तो ये स्टडी हमें, अब हम स्टडी करेंगे, हमें पता है नेचर में मिल रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हमें क्या करना चाहिए, इसकी जो भी वैरायटी पॉसिबल हो सकती है उसको स्टडी करो। अब उससे मैथमेटिकली कम्युनिकेट करो, जो रिजल्ट्स निकल कर आते हैं उन रिजल्ट्स के जरिए आप नेचर से कम्युनिकेट कर पाओगे। और नेचर में कभी ऐसी चीज मिली, अगर लॉगरिदमिक टाइप मिली तो लॉगरिदमिक इक्वेशन कैसे बिहेव करता है हम जानते हैं, पॉलिनोमियल टाइप में मिला तो वो कैसे बिहेव करता है हम जानते हैं। तो इस तरह से हम चीजों को ढूंढ पाएंगे, समझ पाएंगे। तो अब यहां पर आप समझ गए होंगे कि एक स्पेसिफिक टाइप की इक्वेशंस है जिसमें x और y ही आता है, और इसके अंदर अब आपके पास कुछ इक्वेशंस ऐसी भी आती हैं, x टू द पावर 1/2 प्लस 3x 3/2, इस तरह भी आएगी। तो ये अदर टाइप की इक्वेशन है, ये पॉलिनोमियल में नहीं है। यानी कि पॉलिनोमियल एक स्पेसिफिक टाइप की इक्वेशन है जिसको हम लोग ऐसे कहते हैं कि x में अगर कोई पावर होगी तो वो आपकी क्या होनी चाहिए, होल नंबर में ही होनी चाहिए, वहां पर आपके डेसिमल में नहीं आना चाहिए। इस तरह का अगर कोई भी पार्ट आ गया, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 0.5, या फिर मैं इसको ऐसे लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 1/2, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस ये हटा दो, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, तो इस तरह की इक्वेशन क्या है, आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन है। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो अब यहां पर ये याद करने वाली बात नहीं है, ये समझने वाली बात है कि एक स्पेसिफिक टाइप की इक्वेशन को हमने एक नाम दिया है कि आपको हम कहेंगे पॉलिनोमियल। तो कोई भी चीज इस टाइप में दिखेगी तो हम उसको पॉलिनोमियल इक्वेशन कहेंगे, और वो पॉलिनोमियल इक्वेशन में जो स्टडी हमने करी है उस बिहेवियर को, उस कैरेक्टर को वो फॉलो करेगा, ठीक है। तो ये है आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो जनरल फॉर्म में जब हम पॉलिनोमियल इक्वेशन को लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं a मल्टीप्लाई एक्स प्लस बी एक्स की ए एक्स की पावर 0, बी एक्स की पावर 1, सी एक्स की पावर 2, डी एक्स की पावर 3 प्लस ई एक्स की पावर 4 प्लस एफ एक्स की पावर 5, सो ऑन, आगे बढ़ते जाओ। अब जब z आ जाएगा तो a की जगह ए लिख देना, फिर ए बी लिखना, फिर ए सी लिखना, फिर ए डी लिखना। इस तरह की जब इक्वेशंस दिखती हैं, और x की पावर अगर आप देखोगे तो वो सिर्फ होल नंबर है, आपके पॉइंट में नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है।
ठीक है, इस तरह की इक्वेशन जब आपको देखने को मिलेगी, और ये एबीसीडी क्या है, ये आपके एक्स के आगे लगने वाले कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, अब सपोज करो कि मेरे पास ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है, बाकी सी डी ई एफ की वैल्यू 0 है, तो मेरे पास आएगा x की पावर 0, एनीथिंग पावर 0 इज 1, तो आ जाएगा 2 प्लस 3x। ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब मैं c की वैल्यू 4 ले लेता हूं, तो 2 प्लस 3x प्लस 4x स्क्वायर, ये भी क्या है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है, बाकी सब मैंने 0 ले लिए। अब मैं लेता हूं 2 प्लस 3x प्लस 4x स्क्वायर, d की वैल्यू ले लेता हूं 7 प्लस 7x क्यूब, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। इस ऑब्जर्वेशन पे अगर मैं आगे बढ़ूं, तो पॉलिनोमियल इक्वेशन के अंदर भी एक इक्वेशन ऐसे जिसमें x की सबसे बड़ी पावर क्या निकल कर आ रही है, 1 निकल कर आ रही है। दूसरी इक्वेशन को देखूं तो x की सबसे बड़ी पावर क्या निकल कर आ रही है, 2। x और भी जगह है, लेकिन x में सबसे बड़ी पावर क्या है, 2। तीसरी इक्वेशन में देखो x की सबसे बड़ी पावर क्या है, 4। अगली लाइन में देखो तो x की सबसे बड़ी पावर क्या आएगी, 4 आएगी। तो इनको भी हमने एक नाम दे दिया कि भाई ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, और इसके आगे बाई क्वाड्रेटिक, फिर फिफ्थ के लिए कोई नाम दे दो, इस तरह तो बहुत नाम बन जाएंगे। ठीक है, तो हमने कहा इसके आगे से हम बोलना स्टार्ट कर देंगे इस पावर की पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब हमने कहा इस पावर की बोलने से अच्छा है एक और नया नाम दे देते हैं, जो कि आपकी बुक में है डिग्री। ठीक है, x की जो सबसे बड़ी पावर होगी, जैसे इस केस में क्या है 2, तो इस इक्वेशन की, इस पॉलिनोमियल की क्या हो गई, डिग्री 2। तो मैं क्वाड्रेटिक बोलने के बजाय ये बोल सकता हूं सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल, इसको बोल सकता हूं थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें x की सबसे बड़ी पावर क्या है, 3। इसको क्या बोल सकता हूं, फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल। अगर x की पावर 7 है तो सेवंथ डिग्री पॉलिनोमियल। अब क्या हुआ, मल्टीपल नाम देने का झंझट खत्म। ठीक है, तो ये सारा नामकरण का खेल है, और सब चीज ऑब्जर्वेशन के जरिए हम खुद डिस्कवर कर सकते हैं। और ये चीजें जब हम खुद डिस्कवर करते हैं ऑब्जर्व करके, तो वो हमें लाइफ लॉन्ग याद रहता है। अब खुद से सोचो कि भाई पॉलिनोमियल हमें समझ आ गया, ठीक है, इनकी डिग्री हमें समझ आ गई। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या है, इनको स्टडी करना, इनको ऑब्जर्व करना, और जब इनको हम ऑब्जर्व करेंगे तो इनके कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलेंगे, इनके कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे तो उन कैरेक्टर्स को स्टडी करेंगे, और हमारा काम आगे चल के जब हम नेचर से बात कर रहे होंगे, उससे मिलती जुलती कोई चीज नजर आएगी तो मेरे लिए काम आसान हो जाएगा। जिसके लिए मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा, और वो एग्जाम्पल क्या है, ठीक है, वो एग्जाम्पल है कि 11th में जब आप आओगे तो आप एक चीज पढ़ोगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, जो कि ऐसा नहीं है कि आपको अभी पढ़ना है, टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन मैं आपको एक ईस्टर एग के साथ एक कनेक्शन भी दिखाना चाहता हूं। ठीक है, 45 डिग्री के एंगल पर आपने, ठीक है, 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक बॉल को फेंका। ठीक है, तो ऑब्वियसली उसकी जो ट्रेजेक्टरी होगी वो कुछ ऐसी होगी, जैसे हम लोग बॉल को फेंकते तो उसकी ट्रेजेक्टरी ऐसी आती है। तो आपने क्या किया, 45 डिग्री के एंगल पर फेंका, तो बॉल ने अपनी ट्रेजेक्टरी को इस तरह से मूव किया। जब आप इसकी इक्वेशन बनाओगे 11th ग्रेड में, जो कि नहीं बनवाते हैं या कहीं बनवाते भी हैं तो स्टेप्स याद कर लेते हैं हम लोग, बट ऐसा मत करना। ठीक है, मैंने इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बना रखी है, क्योंकि 11th की वीडियोस मैंने पहले बना ली थी, तो समझेंगे कि कैसे बनाया जाता है। लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ इक्वेशन लिखता हूं। तो यहां पर ये है y और ये है x, मैंने यहां पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लिया, तो y आएगा मेरे पास x माइनस 10x का स्क्वायर। अगर आप इस इक्वेशन को देखो तो ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन है, और इसमें x की वैल्यू इनपुट दूंगा तो y की वैल्यू एज आउटपुट मिलेगा, या फिर आप x एज अ फंक्शन ऑफ y बना सकते हो। ठीक है, बट हमने y एज अ फंक्शन ऑफ x बनाया। अब अगर मैं इस इक्वेशन को स्टडी करूं, तो इस इक्वेशन को या इस प्रोजेक्टाइल मोशन को ऑब्जर्व करूं, तो मेरे पास एक मैक्सिमम हाइट है कि बॉल मैक्सिमम y में देखो, हाइट में देखो कि इस हाइट तक गई है, और मेरे पास क्या है, परिस्थिति को देखो, मेरे पास एक रेंज है, मेरे पास एक दूरी है, मेरे पास एक हाइट है। ठीक है, अब इस चीज को अगर मैं देखूं और मैं ये कहूं कि ये इक्वेशन मैंने बनाई अर्थ पे, ठीक है, अब मैं यहां पर चला गया, कहां पे, मैं मंगल ग्रह पे चला गया। ठीक है, मंगल ग्रह पे चला गया, और जब मंगल ग्रह पे पहुंचा तो वहां पर भी तो मैं बॉल को फेंक सकता हूं। ठीक है, और वहां पर जब मैंने इक्वेशन बनाई तो इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स माइनस मंगल ग्रह की गुरुत्वाकर्षण जो है वहां पर, वो अर्थ से, यहां पर क्या है, अर्थ से ये है 1/3 है। ठीक है, तो यहां पर 10/3x² आ गया। ठीक है, अगेन ये वही पॉलिनोमियल इक्वेशन है, और इसके बेसिस पर अगर मैं इसको स्टडी करना जान जाऊं तो मुझे यहां पर यह चीज समझ आएगी कि y की वैल्यू जो है अर्थ के मुकाबले ज्यादा होने वाली है। y की वैल्यू को अगर मैं देखूं तो, ठीक है, जैसे कि मिड पॉइंट पे जो वैल्यू होगी, ठीक है, जब आप उसको डालोगे तो यहां पर, क्योंकि पहले 10 था, यहां उसका 1/3 हो गया है, यानी कि जब x की वैल्यू मिड पॉइंट पे, जब रेंज में आप मिडिल में आ गए हो, इसकी जो वैल्यू है और इसकी जो वैल्यू है, इससे ये 3 गुना छोटी है, तो इस वैल्यू में से जब 3 गुना छोटी वैल्यू आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आपका बड़ा आएगा, ऑब्वियसली बड़ा आएगा। इसका मतलब यहां पर चीजें बदल रही हैं, वैल्यूज, फ्लो ऑफ जो थ्रो है आपका, थ्रो में जो हाइट का, रेंज का फ्लो आप देख रहे हो वो चेंज हो रहा है मंगल ग्रह पे, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण चेंज हुआ है।
अब गुरुत्वाकर्षण चेंज हुआ है, लेकिन इक्वेशन को देखो, इक्वेशन अगेन दोनों केस में इक्वेशन क्या है, सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो अर्थ पे करी हुई स्टडी हमें मंगल ग्रह पर काम आ रही है। चांद पे भेज दो तो यहां 3 की जगह 6 कर दो, ठीक है। अब अर्थ पे एयर है, चांद पे एयर नहीं है। खैर ये जो इक्वेशन है वो एयर रेजिस्टेंस को इंक्लूड करके नहीं है, ठीक है, डिस्क्लेमर। तो ये इक्वेशन अर्थ पे काम करेगी, एयर रेजिस्टेंस होगा तो थोड़ी सी चेंज हो जाती है, बट उसकी भी इक्वेशन तो हम बना सकते हैं ना। तो यहां की इक्वेशन मंगल ग्रह पर काम आ रही है और चांद पर भी काम आ रही है अगर एयर रेजिस्टेंस को हटा दिया जाए तो ये है इक्वेशंस को स्टडी करने का बेनिफिट, ठीक है। अब आप एक छोटा सा ब्रेक लो, जो बातें मैंने बताई हैं उसको अपने दिमाग में एक बार टिंकर करो, ठीक है, क्योंकि हर लेक्चर को सुनने के बाद आपको अब बुक से सेल्फ स्टडी करनी खुद से होगी। इससे क्या होगा, जो आपने सुना है उसके साथ आप बुक के साथ भी कनेक्ट कर पाओगे और मैथमेटिकल लैंग्वेज, जो थोड़ी हार्ड सी लैंग्वेज हमारी बुक में लिखी जाती है, वो आपको इजी वे में समझ आनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो देखो इक्वेशंस को स्टडी करने की इंपॉर्टेंस ये है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम जानते हैं कि भाई पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या है, 10th ग्रेड में हमारे पास दो तरह की पॉलिनोमियल इक्वेशंस को स्टडी करना है, एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक, ठीक है। दोनों के दोनों को स्टडी करना आसान है, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शंस के जब हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, ग्राफ बनाना क्यों जरूरी है, स्टडी करने में हेल्प करता है। आपके पास उसका फ्लो दिख रहा है, आपको फ्लो का एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आ जाता है, उस फ्लो से आप बहुत सी चीजें समझ पाते हो, ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं यहां पर लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन लेता हूं तो, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन लेता हूं, से फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स, ठीक है, y इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स लिया। x की वैल्यू, सिंपली ग्राफ बनाना कोई मुश्किल काम है क्या, x की वैल्यू 0 लो, y की वैल्यू 2 आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। x की वैल्यू 0 ली, y की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है, पॉइंट बना दिया। x की वैल्यू 1 लिया, y की वैल्यू 3 आ गई, पॉइंट लगा दिया। अब इसकी वैल्यू 2 लूंगा, y की वैल्यू 4 आएगी, पॉइंट लगा दिया। और नोटिस करो जब आप 4 लोगे इसकी वैल्यू 5 आएगी, और अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो यहां पर जो ग्राफ बनेगा वो देखो एकदम स्ट्रेट लाइन जैसा ग्राफ बन रहा है, यानी लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन कर्व बनाते हैं। अगर कोई आदमी स्ट्रेट लाइन में जा रहा होगा तो जब आप उस लाइन की इक्वेशन बना रहे होगे तो वो कैसी आएगी, लीनियर पॉलिनोमियल के फॉर्म में आएगी, सिंपल, ठीक है। अब यहां पर एक ईस्टर एग ही दिखा देता हूं आपको, ठीक है। अब जरा इस इक्वेशन को देखो, नहीं खैर वो ईस्टर एग अभी नहीं दिखा सकता बिकॉज अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली होती तो मैं आपको जरूर दिखाता, बट ऐसा समझो कि इसके आगे जो ये नंबर है, अभी हिंट के लिए बता रहा हूं, आप इसको खुद से वेरीफाई करना, ठीक है, वरना 11th में तो मैंने पढ़ाई दिया है। एक्स के आगे जो नंबर है, जैसे y इज इक्वल टू 2 प्लस अगर 4x कर दूं, ठीक है, या फिर 3x कर दूं, 3 प्लस 3x कर दूं, तो ये जो 3 ये 4 ये 1 है, ये इस लाइन को जब आप एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखोगे तो वहां पर tan थीटा की वैल्यू इसके बराबर होती है। इसलिए नहीं बता पा रहा हूं अभी क्योंकि मैंने अभी आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ाई है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ा दूंगा तो आप आके एक बार रिविजिट करना। ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट पढ़ने के बाद ये नंबर tan थीटा क्यों है, ये आपके लिए खुद ब खुद एक टास्क बन जाएगा, जहां पर आप खुद से इन चीजों को डिस्कवर करोगे। 11th में तो आएगा ही, 11th में तो खुद ही आपको बुक बता देगी, बट एज अ टास्क जिसमें आप खुद सोच सको, ये कितनी अच्छी हमारी पढ़ाई हमें खुद एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो हमें यहां पर देखो ग्राफ दिखा लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन का, और यहां पर जीरोस, हम जीरोस की बात करते हैं, तो ये जीरोस बेसिकली होते क्या है, देखो जब आप, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। जब वाई की वैल्यू, जैसे मैंने इक्वेशन लिखा था y इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स, अब यहां पर जीरो का मतलब क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू जब जीरो होगी, डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू यानी कि y की वैल्यू को आपने लिया 0 इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स, तो x की वैल्यू आ गई -2, ऐसा हमारी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। इनको हम जीरोस ऑफ द इक्वेशन बोलते हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन बोलते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इसी को जीरोस ऑफ द इक्वेशन बोलो। इक्वेशन को जब आप स्टडी करते हो, से फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि y इज इक्वल टू 0 ना होकर y इज इक्वल टू मैं 1 ले लेता हूं, तो 2 प्लस एक्स है, अब इस 1 को यहां लेकर जाऊंगा तो x प्लस 1 बचेगा इक्वल टू 0, तो अब देखो x की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, x की वैल्यू निकल कर आ गई -1 आ गई। यानी कि इक्वेशन में, इक्वेशन को आप अपने तरीके से देख सकते हो, समझ सकते हो। हालांकि हमारी टेक्स्ट बुक में एक लिमिटेशन है, y की वैल्यू 0 लोगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो जीरोस ऑफ द इक्वेशन बोला जाता है, बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में, क्योंकि देखो ये मैंने आपको अगेन इसलिए बताया, फ्यूचर में इंजीनियरिंग करोगे तो लिमिटेड नॉलेज हमेशा डेंजरस होती है, हमें अनलिमिटेड वे में सोचना आना चाहिए, ठीक है। तो हम इक्वेशंस को अपने हिसाब से भी देख सकते हैं। तो जीरोस ऑफ द इक्वेशन बेसिकली क्या है, एज पर योर 10th ग्रेड बुक,
जब y की वैल्यू 0 हो जाएगी वहां पर x का क्या वैल्यू होगा। तो हमारे पास क्या आया था, y की वैल्यू 0 ले ली, x प्लस 2 था तो x इज इक्वल टू -2 आएगा। तो यहां पर ये -1 है, ये -2 है। अगर मैं सेम दूरी पर देखूं तो यहां पर देखो -2 पर y की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो ये है आपका जीरो ऑफ द इक्वेशन। जीरोस आपके क्वाड्रेटिक में दिखेंगे। ठीक है, अब बारी आती है सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल को ऑब्जर्व करने की। अगेन उसके लिए अपने को क्या करना होगा, अपने को क्या करना है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बनाते हैं। ठीक है, अब एक इक्वेशन लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ठीक है, x की वैल्यू 0 पुट करते हैं पहले। ठीक है, x की वैल्यू 0 पुट करी तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0 प्लस 0 प्लस 4। ठीक है, तो 0 पर जब x की वैल्यू 0 है, 1 2 3 4, ये देखो 4 आ गया। अब बारी आती है अगली, हम x की वैल्यू लेते हैं यहां पर लेते हैं -2 लेते हैं। ठीक है, -2 लेते हैं तो -2 का स्क्वायर प्लस 2 -2 प्लस 4, तो ये बन जाएगा 4 -4 प्लस 4। तो 4 से 4 गया, यहां पर 4 आया तो 1 -1 -2 पर भी क्या वैल्यू आई, 4 वैल्यू आई। ठीक है, अब यहां पर देखूं मैं तो -2 पर भी 4 आ रही है और 0 पर भी 4 आ रही है। ठीक है, तो अब -2 और 0 के बीच में लेते हैं, -1 पर जाते हैं। ठीक है, तो -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 4, तो ये बन जाएगा 1 -2 प्लस 4, यानी कि ये आएगा -1 प्लस 4, जो कि हो जाएगा आपके लिए +3। तो यहां पर -1 पे वैल्यू आई +3। ठीक है, अब अगला क्या लेते हैं हम लोग, यहां पर +3 वैल्यू आई है। अब कैसे पता चले क्या आगे क्या करना है, तो 1.5 ले लेते हैं, -1.5 लेते हैं। तो -1.5 लेने पे क्या होगा, -1/2 का स्क्वायर प्लस 2 -1/2 प्लस 4, तो हो जाएगा +1/4 -1 प्लस 4, तो ये बन जाएगा आपके लिए 3 + 1/4, और यहां पर आएगा आपके पास 12 + 1 13, 13/4, जो कि आएगा आपके पास 3 आपके लिए 1 1 1 0 आ जाएगा 25, 3.25, जो कि 3 से बड़ा होगा, यानी कि 3.25 यहां पर, और फिर -3/2 लेंगे तो वहां पर भी यही वैल्यू आएगी। इट मींस अब पुराने जमाने में लोग क्या करते थे, ऐसे पॉइंट्स ले लेके ग्राफ को प्लॉट करते थे। तो ये जो ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आना स्टार्ट हो जाएगा। ये इस पॉइंट से आ रहा है। ठीक है, ऐसे स्टार्ट हो जाएगा। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि क्वाड्रेटिक बोलने की बजाय मैं ये कहूं सेकंड डिग्री लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन की अगर मैं ग्राफ को देखूं तो वो एक यू शेप में ग्राफ बना रहा है। ठीक है, ऐसे ही जैसे मैंने पॉइंट्स ले लेके बनाया, इसी तरह से हमने उस जमाने में ग्राफ को प्लॉट किया और हमें ये देखने को मिला। तो इस ग्राफ को जब आप देखोगे तो आपको एक बात समझ आएगी कि इस तरह की इक्वेशन की एक लिमिटेड वैल्यू है कि यार इससे कम y की अगर मैं वैल्यू देखूं तो वो इससे नीचे की y की कोई भी वैल्यू इसमें एज अ आउटपुट नहीं आने वाली। बट x में अगर मैं देखूं, x में तो मैं आगे बढ़ सकता हूं, ठीक है, पीछे भी जा सकता हूं। ठीक है, इस तरीके से मैं जा सकता हूं। यानी कि अगर नेचर में कोई चीज क्वाड्रेटिक वे में बिहेव कर रही होगी तो उसके पास वैल्यूज की एक लिमिटेशन होगी कि वो यहां से लेकर ऊपर तक जा रहा है, या फिर वो ऐसा क्वाड्रेटिक बनाएगा, ऐसी इक्वेशंस भी क्वाड्रेटिक में आती हैं कि यहां से लेकर नीचे तक जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वैल्यूज में एक लिमिटेशन आ रही है। तो अब आपको समझ आया ग्राफ को स्टडी, ग्राफ बनाने से हमारी स्टडी कितनी आसान हो गई। अब क्यूबिक इक्वेशन को देखें तो क्यूबिक इक्वेशन के अंदर हमें एक चीज जानने को मिलेगी, जैसे कि x³ + 4x² + 3x - 1, या फिर इधर माइनस लगा दो, फर्क नहीं पड़ता है, ये भी एक क्यूबिक इक्वेशन है। ठीक है, तो इस तरह की इक्वेशन अब मैं डायरेक्ट ग्राफ बनाऊंगा तो वो आपको इस तरह से देखने को मिलेगी। यानी कि अब आपने क्यूबिक इक्वेशन देखा। ठीक है, चलो अब ध्यान से एक और ऑब्जर्वेशन करना, क्वाड्रेटिक होगा तो वो ऐसा ऐसा शेप बनाएगा, लीनियर होगा तो वो ऐसा शेप बनाएगा। ठीक है, अगर बाई क्वाड्रेटिक यानी कि x⁴ + 5x² - 3x³ + 4x - 3, मतलब x⁴ वाला फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन होगा तो वो क्या करेगा, वो कलर चेंज करता हूं, वो ऐसे जाएगा, एक टर्न, दो टर्न, और फिर ऐसे ऊपर बढ़ेगा। ठीक है, अब यहां पर अगर आप टर्न्स को ही ध्यान से देखो, टर्न्स को ही ध्यान से देखो, जो डिग्री 1 की इक्वेशन थी, लीनियर इक्वेशन थी, उसके अंदर कोई भी यू टर्न नहीं है। ठीक है, सेकेंड डिग्री के अंदर क्वाड्रेटिक के अंदर आपका एक टर्न है। ठीक है, यानी कि लीनियर के अंदर 0 टर्न्स है, क्वाड्रेटिक के अंदर आपका एक टर्न है, और ये जो ब्लैक कलर वाला कर्व है ये क्यूबिक इक्वेशन के लिए था, एक बार टर्न लिया, दो बार टर्न लिया, यानी क्यूबिक इक्वेशन के अंदर 3 टर्न, सॉरी 2 टर्न्स हैं। अब आपके बाई क्वाड्रेटिक यानी x⁴ पे जाएं तो 1 2 3 टर्न है, यानी कि बाई क्वाड्रेटिक पे आपके पास 3 टर्न्स आ रहे हैं, और डिग्री 5 वाले पे जाओगे तो आपको 4 टर्न्स मिलेंगे। नेचर में ऑब्जर्वेशन मिलनी स्टार्ट हो गई। अब अगर मैं कहूं कि मुझे नेचर को में एक पर्टिकुलर काम पे मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा था और वो इक्वेशन इस तरह से आई,
ठीक है, तो इस तरह की इक्वेशन निकल कर आई। तो मैं यहां देखूंगा 1 टर्न, 2 टर्न, 3 टर्न, 4 टर्न, 5 टर्न, 6 टर्न। अगर यहां पर 6 टर्न है तो वो डिग्री 7 की इक्वेशन होगी। वो क्या होगी? x टू द पावर 7 का पॉलिनोमियल इक्वेशन बनेगा। तो मैं सिंपली यहां क्या लिख दूंगा? ax टू द पावर 7 प्लस bx टू द पावर 6 प्लस cx टू द पावर 5 प्लस dx टू द पावर 4 प्लस ex टू द पावर 3 प्लस fx टू द पावर 2 प्लस gx प्लस g के बाद h आ जाएगा, इज इक्वल टू, मैं उसको y इक्वल टू ऐसे लिख दूंगा। और फिर उसको स्टडी करते हुए, उस पर्टिकुलर चीज पे एक्सपेरिमेंट्स करते हुए इन कॉफिशिएंट्स की वैल्यू को ढूंढूंगा, जिससे मुझे वो चीज ऑब्जर्व भी हो गई, उसके कैरेक्टर्स भी पता चले, उस कैरेक्टर्स के बेसिस पे ए बी सी डी ई एफ जी एच की वैल्यू निकाली और उसका इक्वेशन भी आ गया। और आगे चल के अब उस इक्वेशन के जरिए उसी चीज को अपनी इनोवेशंस में यूज करूंगा। बार बार थोड़ी मुझे इसको स्टडी करना है, एक बार स्टडी किया, इक्वेशन बनाई, अब उस इक्वेशन के जरिए अपना टाइम बचा के उसको मैं अपनी इनोवेशन में यूज कर सकता हूं। ये तो बहुत बेसिक है, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, कई टाइप के इक्वेशंस आते हैं, तो सब जगह सेम प्रिंसिपल ही हमें यूज करना है। तो ये है देखो पॉलिनोमियल को स्टडी करना, ग्राफ बनाने का हमें ये बेनिफिट मिलता है। और यहां पर अगेन जीरोस क्या होंगे? अगर आप इस इक्वेशन को देखो जो कि आपका क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसमें जब इसने एक्स एक्सिस को कट किया, वहां पर वाई की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, अब किस इक्वेशन के कितने जीरोस होते हैं उस चीज को समझते हैं। ठीक है, और अपने ऑब्जर्वेशन से समझते हैं कि कितने जीरोस आ सकते हैं। तो हर इक्वेशन के, हर डिग्री के अगर हम बात करें, अगर मेरे पास लीनियर इक्वेशन है तो एक स्ट्रेट लाइन बनाएगी, इट मींस एक जीरो आना ही आना है, दैट्स फिक्स। ठीक है, अब मैं बात करूं क्वाड्रेटिक की, तो क्वाड्रेटिक में क्या हो सकता है? मैक्सिमम 2 जीरो आ सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे भी बन सकती है, ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि वो इक्वेशन जस्ट एक्स एक्सिस को बस टच करे और मुड़ जाए, या फिर हो सकता है कि वो एक्स एक्सिस के नीचे आ जाए और फिर मुड़े। ठीक है, तीनों क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बट तीनों इक्वेशन में अगर रेड वाली इक्वेशन को देखोगे तो इसने एक्स एक्सिस को कहीं टच किया ही नहीं है, तो इसमें क्या आएगा? नो जीरोस। नो जीरोस, बेसिकली इनको हम लोग रूट्स बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। जब y इक्वल टू 0 रख दो तो उसको आप रूट बोलोगे। यहां पर क्या हो जाएगा? ओनली 1 जीरो, यानी कि 1 रूट। और अगर इसको देखो जो एक्स एक्सिस के नीचे से आके टर्न लेके गया है, तो यहां पर भी 0 है, यहां पर भी 0 है, तो यहां पर 2 रूट्स आएंगे। और अगर अब आप ध्यान से देखोगे, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। डिग्री 2 के मैक्सिमम रूट्स 2 हो सकते हैं। ठीक है, डिग्री 2 के मैक्सिमम रूट्स क्या हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। अगेन ग्राफ को स्टडी करना है। ठीक है, तो अब देखो जो डेटा हमने लिया, लीनियर के लिए 1 रूट आएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक यानी कि डिग्री 2, मैं डिग्री में लिखता हूं। ठीक है, डिग्री 1, डिग्री 2, ठीक है, लीनियर भी लिख देता हूं, क्वाड्रेटिक भी लिख देता हूं, और यहां पर क्यूबिक भी लिख देता हूं, डिग्री 3। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक, डिग्री 4, तो इसमें 2 रूट्स। ठीक है, अब इसमें कितना आएगा? क्यूबिक इक्वेशन आपकी इस तरह से दिखती है, ऐसे। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, ये नीचे तक जाती है और ऊपर तक जाती है। ठीक है, तो अब आप क्या नोटिस करोगे कि यार इसमें एक रूट तो मिनिमम आएगा ही आएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये ऐसे ना जाकर, ठीक है, कॉफिशिएंट्स पे डिपेंड करेगा, ये क्या करे? सिर्फ एक बार इसको टच करे, तो अब कितने हो जाएंगे? 2 रूट हो जाएंगे। और फिर अगर ये टच ना करने की बजाय इक्वेशन कुछ इस तरह से हो कि एक्स को एक और बार क्रॉस कर जाए, तो आप मैक्सिमम यहां पर इस तरह के ग्राफ में 3 रूट से प्राप्त कर पाओगे, क्योंकि इसके बाद ये ऊपर जाता रहता है और इसके बाद ये नीचे जाता रहता है। तो मैक्सिमम यहां पर कितने? 3 रूट्स। तो अब देखो जो नंबर की डिग्री है उतने नंबर के रूट्स आ रहे हैं। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक को, बाई क्वाड्रेटिक को देखते हैं, यानी कि डिग्री 4 को देखते हैं, तो वो बनता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, डब्ल्यू शेप में बनता है। अब देखो 0 रूट, इसी को थोड़ा नीचे कर देते हैं और सिर्फ ये एक बार टच करे, 1 रूट। ठीक है, थोड़ा और नीचे करते हैं, अभी भी इसने टच नहीं किया है, 2 रूट। थोड़ा और नीचे करते हैं और एक बार जस्ट टच कराते हैं, 3 रूट। ठीक है, थोड़ा और नीचे करते हैं, कितने हो गए? 1 2 3 4 रूट हो गए। ठीक है, थोड़ा और नीचे करते हैं, 2 रूट वापस से, यानी मैक्सिमम कितने रूट बना पाए आप? यहां पर 4 रूट बना पाए। यानी कि जो उसकी डिग्री है उसके मैक्सिमम रूट्स उतने ही हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसके अगर डिग्री 4 है तो 4 रूट है तो 4 ही होने चाहिए। एक 0 रूट्स भी हो सकते हैं, 2 रूट्स भी हो सकते हैं, 3 रूट्स भी हो सकते हैं, 4 रूट्स भी हो सकते हैं, 1 रूट भी हो सकता है। ठीक है, और अब इन चारों के अंदर आपने अगर नोटिस किया होगा, लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यू शेप, ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन नीचे से ऊपर आया फिर ऊपर गया, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगेन एक ईस्टर एग। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर 1 और 3 को बोलूं तो ये क्या है? ऑड नंबर है। 2 और 4 क्या है? इवन नंबर है। इवन नंबर वाले केस में एक मिनिमम वैल्यू आती है और उससे ऊपर तक की वैल्यू होती है। बट जैसे इसमें भी है, 2 में भी एक मिनिमम वैल्यू और उससे ऊपर तक की वैल्यू, या फिर उल्टा एक मैक्सिमम वैल्यू नीचे तक की वैल्यू।
सॉरी 2 बार करना है ऐसे, एक मैक्सिमम वैल्यू उससे नीचे तक की वैल्यू। वेयर एज क्यूबिक को अगर आप उल्टा भी कर दो, ठीक है, स्टिल ये वाई में पूरा नीचे तक जाएगा और ऊपर तक जाएगा, ठीक है। अब लीनियर है, ऐसे कर दो ऐसे कर दो, नीचे तक जाएगा ऊपर तक जाएगा, यानी कि इनमें जो वैल्यूज है 1 और 3 में, उसमें वाई की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जा रही है, लेकिन ऑड इवन नंबर वाले में एक फिक्स वैल्यू से या तो प्लस इंफिनिटी तक या माइनस इंफिनिटी तक। ये भी एक ऑब्जर्वेशन देखो यहां पर देखने को मिली, यानी कि अगर D4 डिग्री 5 होगा तो उसमें वाई की वैल्यू आपको खुद ब खुद कहां से कहां तक मिलेगी, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक मिलेगी। ऑब्जर्वेशन से चीजें आसान हो जाती है। पैटर्न मिल गया, अब आने दो। अगर मेरे पास डिग्री 7 की इक्वेशन डिस्कवर होती है, 7 क्या है, ऑड नंबर है, यानी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक उसकी वैल्यू होगी, ठीक है। तो इक्वेशन भी दिख रही है, ग्राफ भी दिख रहा है और हमें चीजें समझ भी आ रही हैं, ठीक है। चलो तो अब देखो यहां पर ये है आपका पॉलिनोमियल इक्वेशंस। अब जो हमारा अगला पार्ट है, ठीक है, इसको अब मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बनाऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो क्यों, क्योंकि ये वीडियो लंबी होती जा रही है। और वो क्या होगा, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड द इक्वेशन, ठीक है, वो वाला पार्ट है। और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी होगी क्योंकि उसके अंदर हम सिर्फ डिवाइड करने का एल्गोरिदम नहीं देखेंगे, बल्कि उसको हमने डिस्कवर कैसे किया ये जानेंगे। और उसके बाद डिवाइड करना तो हमें आ ही जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से आपने सुना होगा और मैं कहूंगा एक बार और सुनना, ठीक है, क्योंकि हम जिस वे ऑफ हैबिट हमारी बनी है हमारे प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम से, उसमें हम लोग उतना डीप डाइव सोचने की आदत नहीं डालते हैं। लेकिन एक बार अपने आप को मेंटली रेडी करके, अगर आपने अभी पूरी बात को ध्यान से सुना है देन इट्स वेरी गुड, बट अगर आपने ध्यान से नहीं सुना, आपसे सिलेबस के पार्ट को ही ढूंढते रह गए, ठीक है, तो आप एक बार अपने आप को मेंटली रेडी करो कि मैं एक्चुअल वे ऑफ लर्निंग लेने के लिए इस वीडियो को देखूंगा, जिससे कि मैं नेचर से बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करना सीखूं। और इनके जरिए हम अपने आप को राइट ट्रेनिंग दे सकते हैं। 21 दिन में राइट ट्रेनिंग मिल जाती है, जिसके बाद हमारा दिमाग के जो न्यूरॉन्स हैं वो राइट वे में चैनलाइज हो जाएंगे और हम एक थिंकर बन जाएंगे। और जब हम एक थिंकर बन जाएंगे तो हम परिस्थिति पे सोचा करेंगे, और जब हम सोचेंगे नेचर से बात करेंगे, नेचर खुद हमें जवाब देगा, ठीक है। सो इस लेक्चर के लिए इतना ही। प्लीज अगर अगेन वही चीज कि आपको लगता है कि हम सही नॉलेज आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा अपने 10th ग्रेड के दोस्तों को इसको शेयर करो, ताकि सबके पास सही नॉलेज पहुंचे। क्योंकि हमें इंडिया एज अ नेशन ग्रो करना है, ताकि इंडिया वर्ल्ड को डोमिनेट करे आगे चल के। थिंकर्स हम क्रिएट करते हैं, और जिससे कि वर्ल्ड को हम ऐसी चीजें बना के दें जो वर्ल्ड ने पहले नहीं बनाया है, और आगे चल के वो हम पर डिपेंडेंट हो, हम उन पर डिपेंडेंट ना रहें। इसी से हमारा नेशन भी ग्रो करेगा। सो इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय, जय हिंद।